हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का हमारी दुनिया चैप्टर 3 का यानी लॉ इस्पात उद्योग का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इससे पहले पार्ट 1 आया था। इसका क्या आया था बाबू रे? पार्ट 1 आया था। उसमें मैंने इस चैप्टर की पूरी जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य था उसको मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझा भी दिया था और मैंने कहा था नोट डाउन कर लेने के लिए, समझे ना। आज आइए इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस चैप्टर का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर है 95 76 39 14 15 95 76 39 14 15 है, समझे। इस नंबर पर आप संपर्क करिए। आप वहां से आपको PDF मिल जाएगा। PDF क्या होगा? PDF आपको आसानी से मिल जाएगा, समझे। PDF जब आपको आसानी से मिल जाएगा तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, समझे ना। आइए अब इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको बताते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? तो हमने पीछा बताए थे आपको पार्ट 1 में कि कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन कहता है कि जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमने बताया था 1907 ईस्वी में। कब बताया था? 1907 ईस्वी में। अब देखिए, बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना आई थी? तो हमने यह भी बताया था चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना में आई थी, समझे। सोवियत संघ रूस की सहायता से हुआ था, समझे ना। अब देखिए, कहता कि इनमें से कौन लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं है? तो ये भी आप जानते हैं कि बर्नपुर। क्या जानते हैं? बर्नपुर। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि सेलम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में है? सेलम की अगर बात करेगा तो तमिलनाडु में। सेलम का तो है तमिलनाडु में, बात याद रखिएगा। सेलम का तो है तमिलनाडु में। अब आइए, कहता है कि खाली स्थानों को भरिए। खाली स्थानों क्या करिए? भरिए। पहला कहता है कि धातु को रोलिंग प्रेशर एवं डैश के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है। तो हमने आपको बताया था ढलाई के। क्या बताया था? हमने आपको ढलाई बताया था। क्या बताया था बाबू रे? ढलाई बताया था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला कहता है कि उड़ीसा में डैश लौह इस्पात केंद्र है। तो आपको मालूम होना चाहिए उड़ीसा में राउरकेला जो है ना, राउरकेला वो इस्पात का केंद्र है। राउरकेला क्या इस्पात का केंद्र है? ये बात आप जानते होइएगा, समझे। अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये विजयनगर लौह इस्पात केंद्र डैश राज्य केंद्र किस राज्य में है? तो आप कहिएगा जानते हैं कर्नाटक राज्य में। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। आप ऐसे लिख सकते हैं कर्नाटक राज्य में है। कहता टिस्को को डैश की खानों से कोयला मिलता है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए कि टिस्को को जो है, टिस्को को झरिया की खानों, झारखंड में है झरिया की खानों से क्या मिलता है? कोयला मिलता है। अब कहते बोकारो लौह इस्पात केंद्र डैश की सहायता से लगाया गया। तो आपको पता होना चाहिए सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ क्या था? सोवियत संघ रूस था। सोवियत संघ कौन था बाबू रे? रूस था। ये आपको पता है। अब आइए मिलान करने वाला। कौन देखिएगा? मिलान करने वाला। अब देखिए, ये जो मिलान करने वाला आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, समझे। देखिए, जैसे दुर्गापुर है, दुर्गापुर कहाँ चल जाएगा? पश्चिम बंगाल में चल जाएगा। और विशाखापट्टनम कहाँ है? और उसके बाद भिलाई कहाँ और भद्रावती कहाँ है? आइए इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर क्या है। दुर्गापुर तो हो जाएगा पश्चिम बंगाली, तो बताइए किए थे। और विशाखापट्टनम जो है ना वो आंध्र प्रदेश में, कहते हैं आंध्र प्रदेश में। और भिलाई जो क्षेत्र है, केंद्र का क्षेत्र है, वो है छत्तीसगढ़ में। और भद्रावती है कर्नाटक। भद्रावती कहाँ है? कर्नाटक में। आइए अब कहता है कि निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए अधिकतम 50 शब्दों में। अधिकतम कितने शब्दों में? 50 शब्दों में। पहला कहता है कि बोकारो लौह इस्पात केंद्र को मैग्नीज किन किन स्थानों से प्राप्त होता है? केंद्रों का नाम लिखिए। केंद्रों का नाम कहता है लिखने के लिए लिखिएगा बोकारो लौह इस्पात केंद्र को मैग्नीज बादाम की पहाड़ी या गुरु महिसानी से एवं सुलायापत नामक पहाड़ियों से क्या होता है? प्राप्त होता है। कहते हैं टिस्को की जल की सुविधा कहाँ से होती है? तो हम बताए थे टिस्को की जल की सुविधा जो है ना स्वर्णरेखा नदी या करकई बांध की नदियों से होता है, समझे। यहाँ देखिए, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों से मिलता है। अब अगला क्वेश्चन कहता है टिस्को में कामगार के रूप में मुख्यतः कौन से लोग आते हैं? तब के टिस्को में कामगार के रूप में मुख्यतः स्थानीय संथाली लोग तथा इनके साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के लोग भी कार्य करते हैं, समझे ना। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। अगला कहता है कि बोकारो लौह इस्पात केंद्र कब और किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? तो आप कहिएगा कि बोकारो लौह इस्पात केंद्र सन 1964 ईस्वी में रूस यानी तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से स्थापित की गई
थी। अब कहता है टिस्को में बनने वाली कुछ चीज़ों का नाम लिखिए। तो हम पढ़ाए थे यही आपको कि टिस्को में सलाखें, गड्ढे, पहिए, पटरियाँ, चादर, स्लीपर एवं फिश प्लेट इत्यादि बनाई जाती है। अब ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। कम से कम अधिकतम 200 शब्दों में लिखना होता है। कितने शब्दों में लिखना होता है? 200, ज़्यादा नहीं, 200 तक लिखिएगा। कहता है कि टिस्को लौह इस्पात केंद्र को मिलने वाली सुविधाओं का विस्तृत जानकारी या विवरण दीजिए। ये सब आपके बुक में ही है, समझे। कहिएगा कि टिस्को लौह इस्पात केंद्र को लौह अयस्क, नौवा मंडी यानी पश्चिम सिंहभूम और बादाम पहाड़ी एवं गुरु महिसानी जो उड़ीसा में की पहाड़ियों से प्राप्त होता है, जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की क्या है दूरी पर है। कहता कुल अयस्क की आवश्यकता 50% भाग अकेले नौवा मंडी में आता है। मतलब कुल अयस्क का 50% भाग कहाँ से आता है? नौवा मंडी से आता है। कहता कोयला झरिया की खानों से मिलता है। चूना पत्थर 320 किलोमीटर की दूरी से विशेषकर वीर मित्रपुर या हाथीवारी, बिसरा और कटनी से आता है। और डोलोमाइट पागपोस से आता है। और कहता है और पानी की आवश्यकता स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों पूरा कर देती है। टिस्को के संयंत्र में सलाखें, गड्ढे, पहिए या पटरियाँ, चादर, स्लीपर या फिश प्लेट बनाई जाती है। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोकारो लौह इस्पात केंद्र की उपलब्धियों पर भौगोलिक सुविधाओं का क्या करिए? चर्चा करिए कि आसपास से हमें क्या सुविधा मिली है। तो लिखिएगा, देखिए कहिएगा बोकारो लौह इस्पात केंद्र को बोकारो स्टील लिमिटेड यानी BSL के नाम से भी जाना जाता है। यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1964 ईस्वी के तहत रूस यानी तत्काल सोवियत संघ के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रक्रम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता वाले स्थानों के नज़दीक की गई, जिससे यहाँ क्या होता है तैयार वर्ग इस्पात कम लागत पर उपलब्ध होता है। कम लागत पर क्या हो जाता है? उपलब्ध हो जाता है। अब अगला देखिए, आगे थोड़ा सा और है। क्या इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क किरोबुरी और उड़ीसा से प्राप्त होता है। चूना पत्थर वीर मित्रपुर पश्चिम बंगाल से होता है। कोयला झरिया से और बोकारो की खानों से। पानी दामोदर नदी से मैग्नीज, बादाम पहाड़, गुरु महिसानी इत्यादि चीज़ें मिलता है। इत्यादि चीज़ क्या प्राप्त होता है। अब आइए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है इस्पात निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। कहिएगा लौह इस्पात उद्योग को किसी भी देश के उद्योगों की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि औद्योगिक विकास हेतु बुनियादी वस्तु, औजारों, मशीनों, आधारभूत ढांचे का निर्माण लौह इस्पात से ही होता है। यदि हम विश्व में देख पाते हैं कि जिन देशों में लौह इस्पात की खपत अधिक है वे देश विकसित हैं। मतलब जितने लौह उद्योग इस्पात ज़्यादा रहेगा उतने की बिक्री ज़्यादा होगा, समझे। कहता है कि जैसे जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस इत्यादि। भारतीय परिप्रेक्ष्य देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्र निर्माताओं ने इस उद्योग की आवश्यकता को समझते हुए सर्वप्रथम इस उद्योग की स्थापित किया और आज यह उद्योग देश की अधिकांश आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। और कहेगा साथ इस्पात के को नियम को भी ध्यानपूर्वक जाने। भारत केवल उच्च कोटि के कुछ इस्पात का आयात करता है। भारत विश्व में स्पंज लोहे का बहुत बड़ा उत्पादक है। अब तो भारत में विदेश से प्राप्त लौह इस्पात स्क्रैप या अन्य उपयोगी से नए इस्पात तैयार का धन साधनों की बचत कर रहा है। अब देखिए कहता की हुआ है। कहेगा वित्तीय वर्ष 2009 में भारत के दौरान इस्पात का उत्पादन, देखिए कुल उत्पादन हुआ था 2009-10 में कुल उत्पादन हुआ 59.69, समझे। उसके बाद आयात जो क्या मतलब आयात क्या 7.29 और निर्यात क्या 3.21 और घरेलू उपयोग जो है वो 56.84। आपका यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। चैप्टर क्या होता है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको इन सब का PDF चाहिए तो आप हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 14 15 95 76 39 14 15 पर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।